नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। यहां पर हम प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस को डिटेल में करते हैं, जिससे कि उसके आसपास के सारी चीज़ें हम देख सकें। और साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इन क्वेश्चन को कराते कराते मैं आपके टॉपिक भी लिखता जा रहा हूँ। अब उन टॉपिक को मैं आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल में अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद में डिसाइड करेंगे कि कब से आपको प्रोवाइड कराना है। लगातार आपको वो वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो देखिए, तीन होते हैं, एक तो सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन और एक होता है कॉलॉइड। तो ये तीनों हमको पढ़ने हैं, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ कॉलॉइड की बात करते हैं स्पेशली। तो यहाँ पर बात करें शुगर सॉल्यूशन, ये क्या होता है? तो ये होता है हमारा सॉल्यूशन, लिखा भी हुआ है इसमें लास्ट में, तो ये तो नहीं होगा आंसर। अब मिट्टी का पानी, मड वाटर, जो मडी वाटर होगा ये क्या होगा हमारा? सस्पेंशन, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। विनेगर जो है ये भी हमारा कॉलॉइड में नहीं आता, ये सस्पेंशन में आता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी है हमारा कॉलॉइडल सॉल्यूशन, मतलब पेंट हो जाएगा कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, पेंट हो गया, दूध हो गया। अच्छा, होते कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये टेबल है जो हमें दे रखी है। कॉलॉइड क्या होता है? दो चीज़ों का मिक्सचर। किन किन चीज़ों? एक तो डिस्पर्ज फेज, मतलब जो कम क्वांटिटी में मिलाई गई है, और ज़्यादा क्वांटिटी वाली डिस्पर्जिंग मीडियम। इन दोनों को मिलाने के बाद हमें जो मिलता है वो होता है कॉलॉइडल। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स दे रखे हैं, ये पूछे जाते हैं आपसे। जैसे आपसे बोल देगा कि मिल्क किसका, कौन सा टाइप है कॉलॉइड का, तो आपको बताना होगा इमल्शन का है। फोम आपसे पूछ लिया जाएगा, वैसे फोम तो नहीं पूछेगा, प्यूमिस पूछ लिया जाएगा। ऐसे वर्ड पूछता है जो कि थोड़ा सा आप लिंक ना कर सके। प्यूमिस में आप क्या लिंक करेंगे? आपको मालूम होना चाहिए फोम इसका आंसर होगा। जैसे आपसे जेमस्टोन पूछा गया था लास्ट टाइम, तो जेमस्टोन आपको बताना था सॉलिड का सॉल्यूशन है, तो कॉलॉइड है। तो देखिए, यहाँ पर लिक्विड, गैस, ये सारे आपको मिलाने के बाद आपको ये टाइप अलग अलग डिसाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, आपको इनसे मतलब नहीं है, ये बहुत लेस चांस है कि आपसे पूछा जाए, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप याद भी रखिएगा, लिक्विड और सॉलिड जब भी गैस में मिलेंगे, मतलब गैस जब ज़्यादा क्वांटिटी में होगी तो वो एरोसोल बनाएगा। क्या बनाएगा? एरोसोल। जब लिक्विड ज़्यादा मात्रा में होगा, गैस, लिक्विड के साथ जब गैस मिलेगी तो वो होगा फोम, और अगर लिक्विड के साथ लिक्विड होगा उसको कहेंगे इमल्सन। सॉलिड लिक्विड आपस में मिले होंगे तो उसे सोल कहा जाएगा, और एक और है सॉलिड सॉलिड जब आपस में मिले होंगे तो उसे सॉलिड सोल कहा जाएगा। फोम हमने पढ़ा था गैस और लिक्विड वाला, तो अगर जो गैस के साथ गैस सॉलिड में मिला दी जाएगी तो उसे भी हम क्या कहेंगे? फोम कहेंगे। एक बच गया, लिक्विड और सॉलिड जब मिलेगा तो उसे जेल कहा जाएगा। ये बहुत लेस चांस है आपसे पूछा जाए। आपसे पूछा क्या जाएगा? मिस्ट किसका एग्जाम्पल है? आपको पता होना चाहिए एरोसोल का। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है? एरोसोल का। शेविंग क्रीम किसका एग्जाम्पल है? फोम का। फेस क्रीम इमल्सन का। जेली जेल का। चीज़ जेल का। बटर जेल का। सॉल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपसे ज़रूर पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। सॉलिड और लिक्विड का ये कोलॉइड है जो कि सॉल की कैटेगरी में आता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एक एनसीईआरटी से मैंने उठाई है, तो आपसे अनुरोध है इस वाली टेबल को ज़रूर कर लें, जो कि आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और मैं ऐसा करूंगा नेक्स्ट उसमें इसी पर बेस 3-4 क्वेश्चन एक साथ ले आऊँगा, जिससे कि आपको ये याद हो जाए। कल के लिए रिवाइज करके रखिएगा, और कल मैं 3-4 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर बोरा केव्स लोकेटेड। तो बोरा केव्स पूछा गया था। लोग क्या पढ़ते हैं? अजंता केव, ये जो फेमस केव्स हैं वो पढ़ी जाती हैं। इस तरीके की केव्स भी पूछी जा सकती हैं। आपको सारी केव्स को एक बार
पढ़ लेना है, मतलब सारी गुफाओं को पढ़ लेना है कि वो किस स्टेट में है, किस स्टेट में लोकेट है। तो बोरा जो केव है ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, चलिए अगर आप ऐसे याद करना चाहें, बोरा, बोरे में अंधे लोग को भरकर आदमी ले जाते, या बोरे में अगर आपको भर दिया जाए तो आपको सब अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से याद करिए, आंध्रा हो गया अंधा और बोरा हो गया बोरा। यहाँ पर अजंता केव जो कि यूनेस्को साइट भी है, वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अवेलेबल है। एलोरा केव महाराष्ट्र में अवेलेबल है। एलिफेंटा केव मुंबई महाराष्ट्र में अवेलेबल है। लोसामा ऋषि केव बिहार में अवेलेबल है। बाजा केव महाराष्ट्र में अवेलेबल है। तो ये आपको केव्स याद रखनी है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, द सर्वोदय मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। तो सर्वोदय मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसके आसपास की सारी चीज़ों को याद रखिए। जैसे गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट कराए हैं, ये मैं क्वेश्चंस आपसे पूछता रहता हूँ। विनोबा भावे के, ज्योतिबा फुले के, ये सारे जो इनके मूवमेंट्स हैं आप इनको याद कर लीजिए एक बार। चलिए मैं आपको बता दूं, हमारी एक ई बुक है जिसमें 2000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। 4 सब्जेक्ट्स को हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है, सभी के 500 क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए ई बुक है और 99 रुपए की सिर्फ हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल फ्लैट 67% का आपके लिए इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए और या फिर अगर आपको बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है और एक ईमेल आईडी दे रखा है, तो आप ईमेल आईडी में मेल करके आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द विटामिन विच इज लायबल टू बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। तो जब हम पकाते हैं खाने को तो विटामिन नष्ट हो जाता है, तो वो कौन है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। देखिए अब मैंने यहाँ पर एक चार्ट टाइप का आपके लिए लगा दिया, आप समझिए। आंसर आपने देख लिया, विटामिन दो कैटेगरी में काटे गए हैं, एक वाटर सॉल्यूबल, एक फैट सॉल्यूबल, मतलब जो पानी में घुल जाए और जो फैट में घुल जाए। पानी में घुल जाने वाले कौन से हैं? 2, विटामिन बी और विटामिन सी, और फैट में घुल जाने वाले बाकी सारे ए, डी, ई के। ठीक है, अब यहाँ पर इनके नाम भी लिखे गए हैं। विटामिन बी के जो नाम है, जैसे B1 को थाइमाइन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, 3 को नियासिन, 7 को बायोटिन, और ये 3 माफ़ कीजिएगा 5 वाला है ये, माफ़ कीजिएगा 3 यहाँ पर है। 5 वाले को कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड और लिपोनिक एसिड भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर बात की जाए 9 को, तो 9 को फॉलिक एसिड, और B12 को कहा जाता है कोबेलेमाइन। क्या? कोबेलेमाइन। ठीक है, विटामिन 6 को क्या कहा जाता है? पाइडॉक्सिन, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ए का साइंटिफिक नाम क्या है? रेटिनॉल। डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरोल, और ई का नाम है टोकोफेरोल, और के का नाम है फाइलोक्विनिन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक बार आप इसको खुद से देख लीजिए और खुद एक बार नाम रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अमंग द फॉलोइंग। देखिए कोई भी क्वेश्चन याद करने का तरीका ये नहीं है आप कितनी ट्रिक याद कर लेंगे। सिंपल सी बात है, आप ऐसा कीजिए कि एक चीज़ को 10 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो ही जानी है ना। क्यों इतना आप ट्रिक? अगर ट्रिक करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि आजकल सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन ट्रिक में याद करा दिए जाएंगे, वो 4 क्वेश्चन के बाहर से आता है। आजकल ऐसा पेपर बन रहा है, अगर आपने चारों तरफ की नॉलेज नहीं ले रखी है तो आपको दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। ठीक है, तो ट्रिक वगैरह नहीं, जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़िए, उससे आपको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन आपकी नज़रों से बहुत बार गुजरेगा, जब बहुत बार गुजरेगा तो आपको वो याद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अमंग द फॉलोइंग विच इज द ओनली स्नेक डेट बिल्ड अ नेस्ट। मतलब वो अपना घोंसला बनाता है, ऐसा कौन सा स्नेक है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा किंग कोबरा। किंग कोबरा यहां का आंसर सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। पार्सेक किसकी यूनिट है? तो आंसर हो जाएगा डिस्टेंस की यूनिट है। तो यहां पर डेंसिटी में थोड़ी ना करेंगे इसका यूज,
और ब्राइटनेस नहीं होता है इसका यूज़, और वेलोसिटी बिल्कुल नहीं होता है। ये डिस्टेंस नापने के काम आता है, लॉन्गेस्ट जो डिस्टेंस होती है उनको नापने के काम आता है ये। जैसे एंगल का सिंबल होता है, ये आप सिंबल रहने दीजिए, यूनिट याद कीजिए रेडियन। कैपेसिटेंस का होता है फैराडे, कंडक्टेंस का होता है सीमेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है कूलाम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का होता है वोल्ट, और वोल्टेज का भी होता है वोल्ट, ठीक है। एनर्जी और वर्क डन का होता है जूल, फोर्स का न्यूटन, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, इंडक्टेंस का हेनरी, पावर का वॉट, रेजिस्टेंस का ओम, प्रेशर का पार्सल और पास्कल, माफ़ कीजिएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, और मैग्नेटिक इंडक्टेंस का टेस्ला। इनमें आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो फ्लक्स का याद रखिएगा वेबर होता है, और मैग्नेटिक इंडक्टेंस का होता है टेस्ला, ठीक है, और लाइट फ्लक्स का होता है ल्यूमेन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेजिस्लेशन ऑफ विडोज रीमैरिजेज इन इंडिया वाज फर्स्ट सिक्योर्ड बाय। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसके लिए सबसे ज़्यादा काम किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और कब हुआ था, यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो हिंदुओं में जो रीमैरिज का सिस्टम पहले नहीं था, तो उसको लाने के लिए 1856 में एक एक्ट बनाया गया था डलहौजी के समय पर। आप याद रखिएगा, डलहौजी के समय पर ड्राफ्ट बना था और पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय पर। कंफ्यूज करते हैं आपको, कभी ड्राफ्ट के बारे में बोलेंगे, कभी वो पास कब हुआ। जब पास आप याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के समय पर हुआ, और डलहौजी के समय पर एक्ट मतलब ड्राफ्ट बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ समर स्लीपिंग बाय एनिमल इज कॉल्ड। मान लीजिए आप केचुआ देखते हैं, तो केचुआ क्या समर के समय पर चला जाता है कहीं? नहीं, वो नीचे धरती के अंदर चला जाता है। तो उस सिचुएशन को, जब समर में वो नीचे चला जाता है, किसी छेद में घुस जाता है, तो वो कहते क्या है? तो उसको कहते हैं एस्टिवेशन। और जब वो ठंड के समय पर जाता है जमीन के अंदर, ठंड में भी आपको कहाँ दिखता है? आपको सिर्फ बारिश के समय पर दिखेगा। तो जो ठंड के समय पर जमीन के अंदर किसी छेद में या फिर कहीं घुस जाता है, उसे कहते हैं हाइबरनेशन। ये है कोल्ड के समय वाला, और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आंसर आपने देख लिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डज AICTE। ये देखिए, मैं करंट अफेयर में आपको रिवाइज कराता रहता हूं इन सब के बारे में। तो AICTE की फुल फॉर्म क्या होगी? तो आंसर यहां पर हो जाएगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। भारत में जितनी भी टेक्निकल बीटेक वगैरह जो होती हैं, उसको कंट्रोल करने का काम ये करता है। उसकी जो एजुकेशन सिस्टम है, उसकी पॉलिसी है, उसको बनाने का इसका काम है। यहां पर बात की जाए तो AICTE, ये इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बनाया गया था 1945 में। एजेंसी के जो चेयरपर्सन है वो अनिल शशद्र बुद्धे हैं। कौन? शशद्र बुद्धे। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन के रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इज मेंशन्ड। किस आर्टिकल के अंदर इसको मेंशन किया गया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा आर्टिकल 15। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर ले लिया है। साथ साथ यहां पे डिटेल भी लिख दी है। तो सिर्फ और सिर्फ भारत के सिटीजन के लिए जो नीचे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ना पॉइंट, ये सारे पॉइंट भारत के सिटीजन को ही यहां पर अलाउ करते हैं। फॉरेनर के लिए ये अलाउ नहीं करेंगे। जैसे आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 30, आर्टिकल 29। अब इसमें क्या क्या चीज़ जो आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन भी था, रेस, रिलीजन, कास्ट और जेंडर, बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, मतलब आप में कोई अंतर नहीं निकालेगा। और 16 में लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर आपको कोई एम्प्लॉयमेंट निकलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट निकलेगा, वहां पर आपको बराबर बराबर का हक मिलेगा। आर्टिकल 19 में लिखा है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ भी बोलने का आपको अधिकार होगा। एसोसिएशन, आपको ग्रुप बनाने का अधिकार होगा। असेंबली, आपको
असेंबल होने का अधिकार होगा, मूवमेंट आपको भारत में कहीं पर भी जाने का अधिकार होगा, कहीं पर भी रुकने का अधिकार होगा, और प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन चुनने का अधिकार होगा। आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है, और ये सारी चीज़ इंडिया के सिटीजन्स को मिलती हैं। अगर आर्टिकल 29 की बात करें तो कोई भी कल्चर अपना सकता है, लैंग्वेज अपना सकता है, या कोई भी बोली बोल सकता है, कोई भी मान्य जो भी ऐसी बोली जो कि नहीं बोली जाती कहीं पर, वो बोली जा सकती है। आर्टिकल 29 के अंतर्गत ये आता है। आर्टिकल 30 के अंतर्गत की बात की जाए तो राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब जो SC ST वाला एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बात की है, मतलब SC ST को कोई अगर रिजर्वेशन दिया जाता है तो उसको फॉलो कर सकते हैं, मतलब उनको स्टेबल करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपने पढ़ा होगा हमारे मौलिक अधिकार है, मतलब क्या, हमारे राइट्स हैं वो माफ़ कीजिएगा, जो हमारे राइट्स हैं वो 6 हैं। कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वेलिटी जो आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत आता है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 के अंतर्गत आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन 23 और 24 के अंतर्गत आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस वो कहाँ पे 25 से 28 के अंतर्गत आता है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट 29 से 30 के अंतर्गत आता है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 से 35 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो देख रहे हैं आप, मैं आपको कराता 15 ही क्वेश्चन हूँ, लेकिन आपके क्वेश्चंस बहुत होते हैं, इसमें बहुत डिटेल में कराने की कोशिश करता हूँ। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वायरस, इनमें से कौन सा जो फीचर है वो वायरस का कैरेक्टर है? तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली आंसर पहुँचा देता हूँ। आंसर आपके लिए हो जाएगा, ये सिर्फ होस्ट के अंदर ही अपने आपको मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर नहीं करते हैं, एयर में आप नहीं कहेंगे। ये मल्टीप्लाई कभी डेड ऑर्गेनिज्म में नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको, ऐसा नहीं, आपको नहीं, मतलब इस दुनिया में मान लो किसी को एड्स हो रखा है, अब वो मर जाता है आदमी। अब जब वो मर जाएगा तो फिर उसके अंदर जो एड्स का वायरस है वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, और वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है। इट लैक ऑफ, ये तो क्लोरोफिल और ये तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर एंड देयर सोर्स इज रॉन्गली मैच। तो इनमें से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली हैं, तो इनमें से वो पूछ रहा है कि कौन सी रॉन्गली मैच्ड है। तो देखिए जुडिशरी मैंने कितना रिवाइज करा, आज रिवाइज नहीं कराऊंगा। मैंने जुडिशरी कहाँ से ली है? हम लोगों ने जुडिशरी USA के जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से उठाई है। तो ये आंसर ब्रिटिश बोल रहा है तो यही आंसर गलत हो जाएगा। हमें आंसर डायरेक्टली पता होना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट, सही है। आयरिश से लिया है हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये भी सही है। US से लिया है हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है, जुडिशरी सिस्टम लिया है, और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने USA से ही ली है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वेयर इज अलमाटी डैम लोकेटेड? तो अलमाटी डैम कहाँ पर लोकेट करता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डायरेक्टली पहुँचाऊंगा, कर्नाटका। कर्नाटका में अलमाटी डैम है और कृष्णा नदी पर यह बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर आपके लिए आंसर लगाया है, यहाँ पर कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट की। तो हाईएस्ट डैम कौन है? टिहरी, उत्तराखंड में है। लॉन्गेस्ट डैम कौन है? हीराकुंड, उड़ीसा में है। ओल्डेस्ट डैम कौन है? कलनाई, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए यहाँ पर और लिस्ट लगाई है। जैसे देखें, भवानी सागर डैम तमिलनाडु में है, तुंगभद्रा डैम कर्नाटक में है, रिहंद्र डैम उत्तर प्रदेश में है, मैथन डैम झारखंड में है, कोयना डैम महाराष्ट्र, बिसालपुर राजस्थान, मैट्टूर तमिलनाडु, कृष्णा सागर डैम कर्नाटका, इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश। यहाँ पर और हैं, बस इतने ही हैं। चेरुटोनी डैम केरला, माफ़ कीजिएगा, सरदार सरोवर डैम गुजरात, नागार्जुना डैम तेलंगाना, हीराकुंड डैम उड़ीसा, भाखड़ा नागर डैम पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर अवेलेबल है, और टिहरी डैम मैंने आपको बता ही दिया उत्तराखंड में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच बुक वॉज रिटन बाय दादा भाई नरोजी ऑन पॉवर्टी एंड इकोनॉमी
अंडर ब्रिटिश रूल? तो आंसर हो जाएगा, आप डायरेक्टली याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, जो स्लीनेक्स है ये किन के बीच में नेवल एक्सरसाइज है? तो देखिए, स्ली मतलब आ रहा है श्रीलंका, एस एल का मतलब है श्रीलंका और आई का मतलब है इंडिया। तो इंडिया और श्रीलंका का गया बी ऑप्शन सही है, ये दोनों के बीच में नेवल एक्सरसाइज होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी है तो 10 से 12 लोगों को आप शेयर भी करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।